देखिएगा, ये जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि एग्जाम के हिसाब से इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का और 2 नंबर का। तो आपको इसमें से एक जो हम सामने दिखाई दे रहा है, एक शब्द वाला जो उत्तर है, इसको पढ़ना है, याद करना है ना, यही क्लासरूम में ही याद करना है। पहला जो प्रश्न है, कौन सी रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी? तो 5वीं रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट ये आपको याद रखना है ना, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं देगा। आपको 5वीं रिपोर्ट बताना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप, क्योंकि 5वीं रिपोर्ट हम लोग इस अध्याय में भी पढ़ेंगे कि 5वीं रिपोर्ट में आखिर क्या था जो बहस का मुद्दा बना ब्रिटिश संसद में बहस का मुद्दा बना। ठीक है खुशी, याद हुआ? कितना रिपोर्ट है पूजा? 5वीं रिपोर्ट। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? 1813। ठीक है, याद रखना है, सन याद करिएगा, 1813 5वीं रिपोर्ट। सर ये 5वीं रिपोर्ट क्या है? हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को, और अब बुक में तो पढ़ा ही है। तो 1813 याद करिएगा। राजमहल की पहाड़ियां लोगों का जीवन पूरी तरह से किस पर निर्भर था? जंगलों पर। बाद में अंग्रेज लोग क्या करते हैं? जंगलों को कटवाते, क्योंकि पहाड़िया लोग जो है पहाड़ में रहते थे, पहाड़ के नीचे इनको आदिवासी जो थे, संथाल थे, इनको उतरवाए और वहां के जंगलों को साफ करा के कृषि करवाना शुरू किया, और कृषि से मुनाफा कमा रहे थे अंग्रेज। ठीक है, तो ये हुआ। राजमहल की पहाड़ियों लोगों पूरी तरह से किस पर निर्भर थे प्रकाश? हाँ, जंगल पर निर्भर थे, लकड़ियों पर, फल फूल पर निर्भर थे। अगला प्रश्न है चौथा, राजस्व एकत्रित करते समय, टैक्स एकत्रित करते समय जमींदार का जो अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? अमला, है ना, अमला कहते थे, जो जमींदार का एजेंट होता था। जमींदार खुद किसानों के पास जाके टैक्स वसूलता नहीं था, वो उसका एक प्रतिनिधि था जिसका नाम था अमला। ठीक है, याद हुआ? हंसुया याद हुआ? अमला पीछे है ना, याद हुआ? अगला है, पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती क्या कहलाती थी? झूम खेती। झूम खेती क्या होता था? झूम खेती जो है स्थान बदल बदल कर खेती करते थे। एक साल तक किसी एक जगह के जंगलों की सफाई किए, वहां पर खेती करते थे। एक साल 2 साल, जैसे ही उर्वरक कम होता था, क्योंकि उस समय यूरिया पोटास था नहीं, जैविक खाद का उपयोग नहीं करते थे, फिर नए जगह में जाकर फिर वहां की लकड़ियों को काट के करते थे। तो असम की जो जनजाति हैं, झूम खेती के नाम से अभी भी जाना जाता है। मगर जो हम लोग संथाल जो आदिवासी हैं, उनकी जो खेती को हम लोग कहते हैं झूम। ये प्रश्न पूछ चुका है 2020 में, 2024 में, तो रिपीट करता है। 2020 वाला क्वेश्चन 24 में रिपीट किया, तो इस साल नहीं पूछेगा। ये क्या वाला पूछेगा? 2021, 2022, 2023, 19, 18, ये वाला को आपको याद करना है। 1820 के दशक में इंग्लैंड के एक जाने माने अर्थशास्त्री कौन थे? हाँ, इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे, यूके के थे। यूके यूनाइटेड किंगडम, यूके। अरे अब क्या है यूके? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का नाम है। ब्रिटेन बोलते थे पहले, इंग्लैंड बोलते थे पहले, अब इसका नाम क्या हो गया? यूके। ठीक है, ये है आपका डेविस रिकार्डो, देख लीजिए कैसा लिखा है। अगला है दक्कन दंगा रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? 1878। थोड़ा सा सन वाला जो है अपेक्षाकृत कम पूछा जाता है। ठीक है, किशन कृष्णा याद हो रहा है ना? तो ये दक्कन 1878 में दक्कन। हम देखिए एक और पढ़े हैं 1813 में 5वीं रिपोर्ट, 1878 में दक्कन दंगा रिपोर्ट। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? 57 में। ये जो एक नंबर वाला है उसको आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, आपस में चर्चा करके याद कर सकते हैं। चलिए, मैंने 8 क्वेश्चन दिया, मगर ऐसा ही कम से कम 20 क्वेश्चन होगा, 20 में से एक आएगा। आप लोगों के बुक में दिया होगा, बुक का डिस्कस करके पढ़े होंगे आप लोग। अब 2 नंबर का जो प्रश्न पूछेगा, हम आते हैं, जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? देखिए, हाँ, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 नंबर का।
ठीक है। जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? इस तरह जोतदार कौन थे? बाद में जमींदार और जोतदारों के बीच बहस होता है, लड़ाई होता है, द्वंद्व होता है। कभी आपने देखा कि अंग्रेजों ने अपना प्रतिनिधि उसको राजस्व वसूलना है तो जमींदार कौन था जिसके अंदर कितने गांव थे? 400 गांव थे। ठीक है, याद दीजिएगा, जमींदार 400 गांवों से राजस्व वसूलता था, टैक्स वसूलता था, भूमि कर वसूलता था। ठीक है सरस्वती, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बेटा जब क्लास में है तो पूरा ध्यान हमारी ओर होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं टीचर, ध्यान से सुनो। जमींदार जो था 400 गांव का राजस्व को वसूल के अंग्रेजों को देता था, मगर गांव में, हर गांव में एक जोतदार होता था जो किसानों का करीबी होता था। जमींदार तो भाई बैठा है कहीं पर शक्ति में, वो शक्ति के अंदर अगर 400 गांव हैं तो किसान किससे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता था? जोतदार से। ये जोतदार से जुड़ा होता था क्योंकि हर गांव में एक जोतदार होता था और जोतदार को जमींदार से चिढ़ होती थी। वो नहीं चाहता था कि किसान भारी मात्रा में टैक्स जमींदार को दे, और जमींदार के मन में हमको अधिक मात्रा में टैक्स मिलेगा तो अंग्रेज लोग मेरा जमीन नीलाम नहीं करेंगे। मगर जोतदार हर गांव में है, अपने गांव के किसानों के बारे में जानता है वो। इस कारण जोतदार और जमींदार दोनों आपसी रूप से द्वंद्व हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। और जमींदार का जब खेत नीलाम होता था तो उसको खरीदता जोतदार ही था। किसान से ऊंचा होता था जोतदार और गांव का अमीर आदमी होता था। तो आपको प्रश्न पूछेगा जोतदार कौन थे? जोतदार गांव के अमीर व्यक्ति थे। और जो है बटाईदार जो होते थे, जोतदार के जमीन पर कौन खेती करता था? बटाईदार। ठीक है, नाम याद करिए, बटाईदार कौन थे प्रश्न पूछेगा तो आपको बन जाएगा। बटाईदार जो गांव का ही मजदूर होता था, जिसके पास खुद का हल, फावड़ा, कुदारी, रापा होता था और वो जाकर कहीं खेती करता था, उसका खुद का जमीन नहीं होता था। यह है बटाईदार। प्रश्न हमेशा पूछा है जमींदार कौन, जोतदार कौन, बटाईदार कौन, आपसे प्रश्न पूछेगा। अगला है बुकानन कौन था? आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये बुकानन जो था चिकित्सक था जो भारत की यात्रा में आया था। ठीक है, दिखाई दिया बुकानन। अगला है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कान्हू संथाल, देखिए कैसा लिखा गया, सिद्धू कान्हू, देख लीजिए, ये संथाल विद्रोह का नेता था। संथाल जो थे उनका मुख्य स्रोत था जंगलों से आय प्राप्त करना, मगर अंग्रेज क्या कर दिए? जंगलों को कटवा दिए, खेती करवा दिए और इनसे अधिक मात्रा में हर्जाना, अधिक मात्रा में भूमि कर वसूलते थे। और संथाल जो थे इसका विरोध करते हैं। उनके पास तीर कमान रहता है, अंग्रेजों के पास बंदूक रहता है, और ये विद्रोह होता है और विद्रोह में संथालों का पराजय होता है। आदिवासियों की देवता कहते थे सिद्धू कान्हू को, है ना? सिद्धू कान्हू याद रखिएगा, आप जब गूगल में सर्च करोगे कैसे दिखते थे? एक सामान्य व्यक्ति, है ना? अब आ गया अति लघुति। तो 11 प्रश्न मैंने दिया, 11 प्रश्न में 11 प्रश्न आपको याद होने चाहिए, एक नंबर वाला। इस अध्याय से 1 नंबर का पूछेगा। अब हम आगे बात करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी में आ रहा है इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था? संक्षेप में लिखिए। यह प्रश्न पूछा गया 2018 में, पूछा है 2024 में पूछा है, 20 सेट में पूछा है, इसमें तो नहीं लिखा है, कहीं पूछा है। 18 का पूछा हुआ 24 में पूछ दिया, तो 24 में पूछा तो पढ़ सकते हैं, है ना? पढ़ सकते, आप अच्छा रिपीट कर दे। तो देखिएगा, इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं तथा ताल्लुकदारों के साथ किया गया, जिन्हें जमींदार कहा जाने लगा। आपको याद करना है, इस्तमरारी बंदोबस्त के जरिए अंग्रेज लोग कब लागू किया गया? ये 1893, कल पढ़े थे हम लोग। जमींदार को 10/11 भाग अंग्रेजों को देना होता था। 11 रुपए में 10 रुपए किसको देना पड़ता था? अंग्रेजों को, और 1 रुपए अपने पास रखना पड़ता था। तो बोला जाएगा 10/11 भाग अंग्रेजों को देता था जमींदार और 1/11 भाग अपने पास रखता था। तो आपको याद रखना है, इस्तमरारी बंदोबस्त के जरिए जमींदार
क्या करता था? भू राजस्व वसूलता था। उसके अंदर 400 गांव थे। 10/11 भाग किसको देता था? अंग्रेजों को देता था। तो चलिए देखते हैं क्या था। उन्हें कुछ भू संपदाएं स्थायी रूप से दी गई जहां से वे कर वसूल कर सकते थे। भू राजस्व कर वसूलते थे, स्थायी रूप से दे दिया गया। अगर निश्चित तिथि में वो नहीं दे पाता था जमींदार, तो उसका भू संपदा को नीलाम कर देते थे। ठीक है, बदले में उन्हें कंपनी को हमेशा के लिए एक निर्धारित राजस्व चुकाना होता। अंग्रेज लोग हर गांव में जा जाके कर वसूलेगा क्या? नहीं, अंग्रेज लोग क्या करते हैं? जमींदार को नियुक्त कर दिए, भाई क्लास कैप्टन बना दिए। क्लास में कुछ हो रहा है, क्लास कैप्टन से पूछे क्या हुआ। हर स्टूडेंट के पास पहुंचना संभव नहीं होता, तो क्लास कैप्टन या प्रतिनिधि आप जाके मिल लेंगे प्रिंसिपल मैम के पास, ऐसा होता है। वैसे ही अंग्रेज लोग अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए, जिसको जमींदार बोला गया, और उसको बोला गया किसानों से तुम वसूली करोगे 11/11 वसूलोगे, मगर 10/11 मुझे दोगे। 11 रुपए में 10 रुपए अंग्रेजों को देंगे और 1 रुपए अपने पास रख लेना तुम, कमीशन, है ना। ये हो गया। तो भू राजस्व वसूलता था बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को लागू किया था। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने वाला पहला जो प्रांत था बंगाल था। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर थे। फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कैसा लिखा है देख लीजिए, मात्रा को देखिए। कार्न फ्लोर आता है, मंचूरियन बनाते हैं यहाँ के लड़के, बाल दिवस में खूब बनाया, तो उसमें कार्न फ्लोर डालते हैं। कार्न आया, कॉर्नवालिस, पालिस मत लिखना आयुष, वालिस है। ने 1793 याद रखो, 22 मार्च को याद नहीं करना, मत करो। 1793 याद होना चाहिए। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को जमीन के लगान का 10/11 हिस्सा कंपनी को देना होता था। आपको याद रखना है 10/11। सर 10/11 क्या है सर? अरे 11 है, मतलब कितना वसूल रहा है? 11, और अंग्रेजों को कितना दे रहा है? 10। बचा कितना? 1 किसके पास रहेगा? जमींदार के पास। तो ये हो गया 10/11 हिस्सा कंपनी को देना होता था, और 1/11 हिस्सा वे अपनी सेवाओं के लिए रख सकते थे। इसमें किसी को समझ में आया कि नहीं आया? इस्तमरारी बंदोबस्त में अंग्रेज जमींदार नियुक्त करता था, जमींदार किसानों से टैक्स लेता था, अंग्रेजों को देता था 10/11, अपना रखता था 1/11। और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया। बंगाल प्रांत में लागू हुआ। इस्तमरारी बंदोबस्त खत्म हुआ। इसको किसी को समझ में आया? चांदनी आया? नहीं आया? कब लागू हुआ बेटा? देखो बेटा, सिर झुक जाता है। विजय 1793 ना। किसने लागू किया? सरस्वती। लॉर्ड काले मत बोलना बेटा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस बोलो। आप लोग जब अच्छा बोलोगे तो अच्छा लिखेंगे। रूबी क्या नाम है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो याद आया? समझ में आया? खुशबू याद हुआ? समझ में आया? दिमाग क्लियर हुआ? इस्तमरारी बोलो। बंदोबस्त। ये बंदोबस्त क्या था? भू राजस्व का एक प्रकार का अंग्रेजों का नियम था, कानून था। बंदोबस्त क्या है भाई? अंग्रेजों के द्वारा लागू कानून, जिससे वो अधिक से अधिक पैसा जोड़ सकते थे, वसूल सकते थे। ठीक है, याद हुआ? आज हाँ धनेश्वर याद हुआ? फोन आ रहा है ना, मैं बता रहा हूं, इस पूछेगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए इस्तेमाली पर पूरी तरह से ब्लर हो गया, मैंने अच्छे तरह से डाउनलोड किया। ये जितने भी किसान हैं, लोग किसान हैं, उस समय की स्थिति बता रहा है। उनका घर झोपड़ी वाला है, किसान है। दो से अगला क्वेश्चन है, जोतदार कौन थे? जोतदार तो बंगाल के लोग हैं। हाँ बंगाल के लोग, बंगाल नहीं, जमींदार नहीं बेटा, बंगाल के जो गांव के जो अमीर होते थे उसे जोतदार कहते थे, और 400 गांव के जो मुखिया होता था तो जमींदार कहते थे। हर गांव में जोतदार होता था। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत, वही 1893 1793 के अंत तक कई जमींदार संकट का सामना कर रहे थे, लेकिन धनी किसानों का एक समूह गांव में जोतदारों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जोतदारों ने भूमि के विशाल क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया था, इन्हें नियंत्रित किया था। देखिए जमींदार संकट में हैं
उसका जमीन को नीलाम कर दिया जा रहा अंग्रेजों का। पहले 400 गांव था, अब 200 गांव बचे, और जो 200 गांव छूट गए वो लोग खरीद लिए ये। अब आ रहा है कि नियंत्रण था, स्थानीय व्यापार में नियंत्रण था भाई। किसान लोग खेती कर रहे हैं, उपज हो रहा है, कुछ जमींदार को दिए, कुछ अपने पास रखे, कुछ बेच दिए, क्योंकि कुछ कर्जा ले रहे हैं। हमेशा किसान जमींदार के पास 50-100 किलोमीटर दूर चल के जाएगा जमींदार के पास, मालिक मेरे को घर में शादी करना है, पैसा दे दो, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं। गांव का ही जो अमीर होता था उसके पास जाके वो ब्याज लेता था, कर्जा लेता था ब्याज में, और माला माल हो रहा है जोतदार। ठीक है, तो देखिए स्थानीय व्यापार में कब्जा, रकम उधार देना था। रकम उधार किसको दे रहा है? किसानों को जो खेती काम कर रहे हैं। बटाईदार याद रखना, सबसे छोटा बटाईदार, उसके ऊपर जोतदार, उसके ऊपर जमींदार, जमींदार के ऊपर अंग्रेज। ठीक है, ये 4 का क्रम है, वो चारों से प्रश्न पूछता है। अंग्रेज ने स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी प्रथा, इस्तमरारी प्रथा पूछा। जमींदार कौन था, क्या था, जोतदार कौन था, बटाईदार कौन था, ये आप लोगों को बेसिक चीज याद करना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। सेलेक्टेड बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करना है, क्वेश्चन जो भी पूछेगा बन जाएगा आपको जब याद हो तो। मैं यहां पर बताऊंगा, आप 4 लोगों को यहां खड़ा कराऊंगा, एक अंग्रेज रहेगा, एक जमींदार रहेगा, एक, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो ये रकम उधार देना। और तीसरा है क्षेत्र के गरीब काश्तकार। सर काश्तकार कौन थे बताओ? किसान, जो खेती कर रहा है, किसान, गरीब किसान, जिसको हम लोग बटाईदार बोल दिए, मगर किसान को काश्तकार बोला गया। शक्ति विसर्जन नियंत्रण पर अभ्यास, तो ये किसी को मतलब याद हुआ? जोतदार कौन थे? जमींदार के नीचे बॉस थे, मतलब अच्छा मत, मैं आपको बता रहा हूं, गांव का अमीर व्यक्ति था। ठीक है, याद हुआ? आशा याद हुआ? हिंदू तू रटती अच्छा है ना, समझती नहीं है। ललिता याद हुआ? बन जाएगा। मात्रा गलत तो नहीं करोगे, है ना? मात्रा इसमें कहाँ कठिन कहीं नहीं है, बस काश्तकार आपको दिख रहा है ना? आप खुद देख रहे हो, अब जब लिखोगे तो आपके दिमाग में ही चलेगा। तो ये मैं आगे बढ़ूं। अगला देखिए, किस प्रकार से जोतदार हैं, जमींदार हैं। आपको ये जमींदार दिखाई दे रहा है, इधर आपको गांव का अमीर आदमी है, दुबला पतला है। किसान मोटा तगड़ा तो नहीं रहेगा भाई, वो काम कर रहा है। मोटा तगड़ा तो रहेंगे भाई अमीर लोग, है ना? शारीरिक श्रम कम करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं। ठीक है, अब आएगा अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें नहीं है, आप लोगों को पूछ सकता है। जोतदार और जमींदार आपसी द्वंद्व, आपसी रूप से क्यों द्वंद्व करते थे, झगड़ते थे? क्योंकि जोतदार चाहता था कि किसानों से कम टैक्स ले जमींदार, और जमींदार चाहता था अधिक टैक्स लूं तो मेरे पास भी बचे और मैं अंग्रेजों को भी दूं। तो ये कुछ कारण था, और ये चाहता था कि किसान इस पर निर्भर ना रहे, मेरे से ब्याज लिया है, किसान मेरे को पैसा दे दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व संबंधी सूर्यास्त कानून क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा भाई, ये सब आपका प्री बोर्ड में आएगा, आपका सब बोर्ड एग्जाम में आएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में तो आपको अध्याय 8 तक आएगा, और 11वां अध्याय है ना, कितना है? 10वां अध्याय। ये सर सूर्यास्त कानून क्या है? अरे भाई अंग्रेज जमींदारों को, ध्यान दीजिएगा, जमींदारों को अल्टीमेटम दे दिया गया कि आज कौन सा तारीख है? 5 दिसंबर 2024 तक अपना टैक्स वसूली करके अंग्रेजों के हाथ पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचा सूर्यास्त तक तो आपकी जमीन नीलाम कर देंगे। सूर्यास्त मतलब दिन शाम तक, सूरज डूबने से पहले तक नियम भाई नियम, है ना। देखिएगा, राजस्व संबंधी सूर्यास्त कानून के तहत जमींदारों को एक तय तारीख को सूर्यास्त से पहले एक निश्चित रकम का राजस्व जमा करना होता था। राजस्व समझ में आया? मोनिका समझ में आया राजस्व? बेटा राजस्व मतलब टैक्स, टैक्स समझ में आया? हिंदी में कर बोलते हैं। आप जो कमाओगे कुछ भाग सरकार को टैक्स में देना पड़ता है। आप जब करोड़पति बनोगे, कौन बनेगा करोड़पति में? जो 1 करोड़ जीतता है उसको 30% टैक्स देना पड़ता है।
20% टैक्स देना पड़ता है। आप ही तो बोले ऋषभ पंत 18 करोड़ में बिका, 28 करोड़ में बिका और 18 करोड़, अब जो भी बताया आपने, कितना टैक्स दिया सरकार को और कितना अपने पास है। तो ये राजस्व है, राजस्व जमा करना पड़ता था किसको? जमींदार किसके पास जमा करते थे? अगर जमींदार तय तारीख को सूर्यास्त से पहले राजस्व जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दिया। ये नीलाम क्या है? बेच देती है ना। मंडी गए हैं, सब्जी मंडी है ना, हर बॉयज गए होंगे। टमाटर जब बिकता है ना, रखा रहता है ऐसी करके, है ना, कैरेट 27 किलो का आता है टमाटर, 800, 801, 801, 801, हाँ तो कोई 850 बोले, 850, 850, 801, है ना, तो ऐसे तो ये बिकता था भाई। आदमी लेगा 1 कैरेट नहीं, 5 कैरेट एक साथ, ऐसा कुछ। तो नीलाम ऐसी होती थी जमींदारों की जमीन, ठीक है। यह कानून 1794 ईस्वी में बंगाल के रेगुलेशन के आधार पर लाया गया था। इस कानून से जमींदारों को डर लगता था कि वो कहीं कंगाल ना हो जाएं, गरीब ना हो जाएं, है ना, सत्ता जाने का डर लगा रहता है। तो ये सूर्यास्त, मतलब मैं बोला कि जमींदार आप हो, है ना, तो सूर्यास्त से पहले तक जमा करना ही है आपको, है ना। ये इसको समझ में आया? सूर्यास्त कानून गोपी सच में आया? और अगला इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आपको याद करना है, भूलना नहीं है, बहानाबाजी नहीं करना है, ठीक है। दामिन एक को क्या थी? कितना अच्छा, मैं इसको स्टोरी सुना रहा हूं। पहाड़ के ऊपर आदिवासी लोग रहते हैं, उनका मुख्य स्रोत जंगल से कुछ भोजन प्राप्त करना, खुश है वो लोग, बहुत मजे में है। अंग्रेज लोग सोच रहे हैं ये मेहनती हैं जो पहाड़ में रहते हैं, क्यों ना पहाड़ के नीचे, पहाड़ में नहीं, पहाड़ के नीचे तराई वाले क्षेत्र में जंगल बहुत हैं, इनको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं ये लोग नीचे उतर आए और जंगलों को साफ करें और यहां पर अपने हिसाब से खेती करें। इससे अंग्रेजों के पास मौका मिल जाएगा, कम समय में जंगल साफ हो जाएगा और वो लोग खेती करेंगे। 1 साल 2 साल बाद में अंग्रेज लोग उस पर टैक्स लेंगे और ये लोग काफी मेहनती हैं संथाल लोग। तो वही होता है दामिनों को, अंग्रेज लोगों ने पहाड़ के नीचे का जो जमीन दे दिया आदिवासियों को, हालांकि आदिवासियों का ही था वो, मगर अंग्रेज लोग चाहते थे कि हमारा भी फायदा हो जाए, तो ये जो जमीन दिया जाना ही दामिने को है, ठीक है। दामिने को राजमहल पहाड़ियों में स्थित संथालों की भूमि थी। देखिए राजमहल की पहाड़ी कहां है सर? झारखंड, बिहार का बॉर्डर, राजमहल की पहाड़ी याद रखना, संथाल को याद रखना। दामिने को राजमहल लिखा है ना, राजमहल पहाड़ियों में स्थित संथालों की भूमि थी, है ना। खुशबू कहां हो भाई तुम? पढ़ चुकी, इसको इजी हो गया लगता है, याद कर चुकी है। हाँ क्या था बता दो, क्या था? नहीं पढ़ी कैसे? अंग्रेजों ने संथालों को राजमहल की तलहटी मतलब पहाड़ के ऊपर नहीं, पहाड़ के नीचे वाला तराई क्षेत्र में, तलहटी में रहने के लिए राजी किया और उन्हें जमीन दी। 1832 तक भूमि के एक बड़े हिस्से को दामिनेको के रूप में सीमांकित किया गया और, है ना, दामिन है गया और संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया। इन्हें इस क्षेत्र में रहना पड़ता था, हल कृषि का अभ्यास करना पड़ता था, उन्हें कृषिविद बनना पड़ता था। भूमि अनुदान के प्रमाण पत्र में एक शर्त थी कि कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 1/10 भाग साफ किया जाना था, 10 में से 1/7 साफ किया जाना था। पहले 10 वर्षों के भीतर खेती की जानी थी। इस क्षेत्र का पूरा सर्वेक्षण किया गया, मैप किया गया अंग्रेजों के द्वारा। यह क्षेत्र पहले 10 वर्षों में संलग्न था, इस क्षेत्र का पूरा सर्वेक्षण किया गया और मैप किया गया। यह क्षेत्र वायु सीमा स्तंभों से घिरा था। इस तरह यह क्षेत्र पहाड़ियों के मैदानों और पहाड़ियों के बसे हुए कृषकों की दुनिया से
अलग हो गया। तो यहां पर समझ में आया, दामिनी को प्रमाण पत्र दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, लीजिए 10 वर्ष तक हम आपको जमीन देते हैं, उस जमीन की सफाई करना, खेती करना आपके हाथ में है। अब वो लोग 10 वर्ष तक वहीं बस गए। अब उनका परिवार पहाड़ में है, उनसे अलग हो गए वो लोग। पहाड़ वाले लोगों को लग रहा है कि नहीं, अंग्रेज लोग तुम लोगों का फायदा उठा रहे हैं, और उनको लगता था नहीं, पहाड़ में क्या करोगे, यहाँ तो हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं। वो लोग अलग हो गए, ये लोग अलग हो गए, और अंग्रेज लोगों को लगा अलग फूट डालो और राज करो। वो लोग अलग हो गए, मतलब हम इनसे टैक्स वसूल सकते हैं। और इनको शर्त था 1/10, 10 हिस्सा में 1 की सफाई होनी चाहिए। तो ये दामिनी को है अंग्रेजों के द्वारा लाया गया प्रमाण पत्र, शर्त संथालों के लिए। संथाल कहाँ रहते थे, प्रश्न पूछेगा, संथाल कहाँ, अबे आपको याद किए दामिनी को, मगर प्रश्न पूछे संथाल कौन थे, आपको बताना पड़ेगा। राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी समूह को संथाल कहा गया। ये पहाड़ में रहकर अपना जीवन यापन करते थे। ये वर्तमान में झारखंड में छोटा नागपुर की पठार में पाए जाते हैं। खत्म, 2 नंबर का। समझ में आया रूबी, खुशी? हाँ, क्यों खुशी, आया समझ में? सच में आया? नहीं आया? नंदनी तेरे को समझ में आया? तो समझ आएगी ना तो जरूर फर्स्ट आएगी बेटा, और फर्स्ट आना इस बार, ठीक है? तो दामिनी को हो गया। अगला टॉपिक शुरू करते हैं, बुकानन। आइए मैम।